आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर एक नई सीरीज या कहें कि प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको कंप्लीट कराने की दिशा में या कहें कि इसको आज हम शुरुआत कर रहे हैं और लगभग जितने भी सीरीज बनेगी उसके साथ इसको पूर्ण कराएंगे। इसके अंदर हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि सर्वमान्य बुक है, या कहें कि प्राचीन भारत के इतिहास में ये बुक है ना, जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस बुक का जो लेखक है, इनका नाम है कृष्ण मोहन श्रीमाली। और ये बुक है ना, वैसे ये बुक है जैसे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन इसके अंदर है ना, जो कि हम कहें, मैंने इसको पूरी पढ़ ली है। इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल सरल भाषा में, और जो ऐसे पॉइंट है जिसको सामान्य रूप से नहीं जान सकते, उसको भी यहाँ पर बहुत आसान भाषा में बताया गया है। तो हम इस किताब के जरिए या कहें इस बुक के अनुसरण करके हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ ही दिनों में कर देंगे, लगभग इसके अंदर 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और इसके अंदर प्रत्येक जो टॉपिक है उसका एक अलग से वीडियो होगा, या कहें कि ये सीरीज इसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए अलग से एक वीडियो तैयार किया जाएगा। अब इसके अंदर हम बात करें कि इतिहास प्राचीन भारत का, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसके अंदर सीरीज है। तो इस सीरीज आज हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको प्रारंभ करेंगे। और इसके अंदर हम जो इसका प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला टॉपिक होता है, तो वो होता है कि इतिहास के अध्ययन करने के लिए, भाई इतिहास है हमारा, इतिहास के अध्ययन के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण, कि भाई इतिहास के अध्ययन में भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है। कि भौगोलिक दृष्टिकोण जैसे कहें हम कि जैसे पर्वत है या कहें महासागर, इसकी क्या भूमिका रही, कि भारत का इतिहास में जो हमारे पर्वत है या कहें जो हमारे महासागर है, इनकी क्या योग्यता रही, इनसे हमके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, है ना। इसके बाद देखिए कि जलवायु प्रभाव, कि भाई हमारे देश की जलवायु कैसी थी, अच्छी थी या ख़राब थी, और जैसे कि जो जलवायु थी इससे हमें क्या फ़र्क पड़ा। जैसे कि हमारे जलवायु के लिए विदेशी लोग आए, या कहें कि जहाँ जलवायु खराब थी वहाँ से जहाँ अच्छी जलवायु है वहाँ लोग जाते हैं, तो जलवायु प्रभाव। फिर देखेंगे कि कच्चे माल का वितरण, कि कहीं पर संसाधन है, कहीं पर संसाधन नहीं है, तो राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संसाधनों की होड़ में जाता था, तो उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। फिर जैसे कि पहले कोई स्थान था, वो स्थान अब कहाँ है, इसके बारे में इसके अंदर देखा जाता है। पॉइंट का नाम है हमारा इतिहास के अध्ययन के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखें तो हमारे भारत है। भारत पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान, लगभग भारत की जो पड़ोसी देश है जो भारत में सम्मिलित थे, इसके अंदर अफगानिस्तान तक शामिल थे, तो उनको हम ध्यान में रखते हुए, तो भारत के अंदर जो ऊपर की साइड में या कहें उत्तर में तो एक पर्वत था, उसको हम सब जानते हैं, उसका नाम था हिमालय। और हिमालय बहुत बड़ा एक पर्वत श्रेणी है, ये भी हम जानते हैं। और हमारा जो दक्षिण भारत है, जो कि हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो जैसे कि जो हमारा हिमालय है, इस हिमालय के जो उत्तर में जो सभ्यता थी या कहें कि जो साम्राज्य थे, हिमालय के कारण क्या नहीं हो सके, हमारे भारत के अंदर नहीं आ सके। और जो हमारा, जिसे हम उत्तरी का जो भारत के उत्तर में जो साम्राज्य है वो उत्तर तक सीमित रहे, उनका प्रभाव भारत देश है वहाँ पर नहीं पड़ सका। इसका कारण एक सीधा सा है कि हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक है। इसके कारण जो इस क्षेत्र के जो साम्राज्य थे उनका विस्तार भारत में नहीं हो सका। इसके साथ ही कहें कि समुद्री जो महासागर है, जो हमारा महासागर है, तो इस महासागर में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो इसके कारण भी प्राचीन समय में इतनी नौसेना इतनी विकसित नहीं थी। इस कारण जो हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है ये भी सुरक्षित रहा, है ना। लेकिन
इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब हमने कहा कि भाई हिमालय पर्वत से हमारे देश की सुरक्षा हुई, जो यहाँ की सभ्यता थी, उत्तर की जो साम्राज्य था, उनका विस्तार भारत में नहीं हुआ। और हमारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की वजह से जो दक्षिण से अधिकतर आक्रांता नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय की जो नेवी थी या कहें कि जो जहाज थे वो इतने विकसित अवस्था में नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वजह से हम दुनिया से संपर्क हमारा टूट गया, दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं रहा, क्योंकि इनके अंदर जो दर्रे थे, जैसे कि हमारा हिमालय जो पर्वत है, या यहाँ पर जो जो हमारी जो पर्वत है पाकिस्तान के अंदर, तो इनके अंदर क्या है कि दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं कि दो पर्वत है और उनके बीच में एक छोटा सा पतला सा रास्ता। तो जो ये दर्रे थे ना, ये दर्रे थे, है ना, हमारे हिमालय में भी दर्रे थे और यहाँ पर इधर भी क्या थे, दर्रे थे। अब इन पर्वतों ने विदेश जो यहाँ के जो साम्राज्य थे, या कहें कि यहाँ की जो साम्राज्य थे, उनको भारत में आने से तो रोका, लेकिन जो ये दर्रे थे ना, ये दर्रे उन लोगों से संपर्क बनाने में हमारा सहयोग करें। जैसे कि भाई किसी को जाना है यहाँ पर, तो इनसे हमारा आदान प्रदान होता रहा। जो हमारे पश्चिमी देश थे, इन दर्रों के माध्यम से आते जाते रहे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो, और जैसे कि महासागरों में जो बंदरगाह थे, बंदरगाह भी हमको एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में या सभ्यता में जोड़ने में सहायक किए। जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हमारे गुजरात में लोथल यहाँ पर बंदरगाह थे, ये बंदरगाह जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहाँ तक व्यापार करने में सहायक होते थे। तो हमारी जो ये हिमालय पर्वत है और ये महासागर, ये जो भाग है, इन्होंने हमारे देश की रक्षा की, और इसके साथ ही इन्होंने हमारे दूसरी सभ्यताओं के साथ संपर्क बनाए रखा। इसके बाद में देखें कि जलवायु प्रभाव में क्या होता है कि जैसे कि कहीं पर जल नहीं है, या कहीं जहाँ पर बहुत स्थिति या कहें भौगोलिक जो तापमान अधिक है, तो वहाँ से लोग जहाँ पर अनुकूल है, या कहें कि जहाँ पर अच्छी जलवायु वहाँ की ओर गमन करेंगे। तो इसके रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे मध्य एशिया है, तो यहाँ पर तापमान अधिक है, या कहें जल की कमी है, तो वहाँ से लोग जो पर उनको लिए अनुकूल लगा कि भाई वहाँ पर हमारा जो कहें कि हमें वहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, इसके लिए वो वहाँ से हमारे देश में आए। अब इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कुषाण हमको पता है कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने विस्तार किया। तो ये मध्य एशिया के लोग थे, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के इनकी वहाँ पर आना जो कि खराब थी जलवायु, तो उन्होंने भारत के जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, ये भी तो भारत के स्थित थे, तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक वहाँ से आ गए और यहाँ पर आकर इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की क्या की स्थापना की। इसके बाद में हम देखें कि जलवायु, इसके बाद में कच्चे माल के वितरण। अब एक कच्चे माल के वितरण की क्या है कि जैसे कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जो कच्चे माल या कहे कि खनिज बहुत ही कम है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर खनिजों का भंडारण बहुत अधिक है, या कहें कि कच्चे माल अधिक है। जैसे कि कहां पर तो खनिज है, कहीं पर नहीं है। तो इसके रूप में हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि कच्चे माल है, तो कच्चे माल एक साम्राज्य में कच्चे माल है और दूसरे साम्राज्य में कच्चे माल नहीं है। तो एक साम्राज्य जिसके पास नहीं है या खनिज नहीं है, तो वो जो दूसरे साम्राज्य में खनिज है तो उन पर अपना अधिकार करने की कोशिश करेगा, और उन पर अधिकार करके अपने साम्राज्य की जो आर्थिक लाभ कमाएगा। या कहें कि जो एक खनिजों की वजह से है ना, खनिजों की वजह से दो प्रकार के संबंध बने। एक तो राजनीतिक, कि भाई एक जिसका खनिज है उस पर दूसरा अधिकार करेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, जिनके कारण राजनीतिक संबंध उत्पन्न हुए, राजनीतिक प्रभाव पड़े। और दूसरे कि जिसने जो खनिज भंडार या कच्चा माल अपने में शामिल कर लिया तो उसका आर्थिक विकास हुआ, तो राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़े, ये सबको पता है। इसके बाद में देखें कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें कि हमारा जो दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर एक कोलार जगह है, कोलार है ना। इस कोलार में क्या है कि सोने की स्वर्ण
सोने का क्षेत्र यानी कि सोने की बड़ी बड़ी खानें हैं। कोलार में सोने की बड़ी बड़ी खानें हैं। तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत में जाना नहीं चाहता था, लेकिन दक्षिण भारत में जैसे कि सोने की खानें थी, खदानें थी, जैसे कोलार, तो उन क्षेत्रों पर उन सोने की जो खानें थी, जो खनिज थे, उन पर अधिकार करने के लिए जो मौर्य साम्राज्य है ना, जो मौर्य साम्राज्य दक्षिण की ओर गमन करा, यानी कि दक्षिण की ओर विस्तार करे। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि केवल दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के विस्तार होने का कारण केवल जो कच्चे माल या कहें कि खनिज थे, नहीं, उनके अलग भी उद्देश्य थे, लेकिन उनमें एक उद्देश्य खनिजों को प्राप्त करना था, या कहें सोने को प्राप्त करना था, स्वर्ण को प्राप्त करना था। इसके बाद में एक और हमारे यहाँ पर पॉइंट होता है, वो होता है हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण में, जैसे कि पहले कोई पर्वत था, उसको अलग नाम से जाना जाता था, जिसको हमें साहित्य में उल्लेख मिलता है कि भाई इस पर्वत का नाम यह था। लेकिन समय के साथ साथ उस पर्वत के नाम में परिवर्तन हुआ। तो इसके अंदर हम यह भी जानने की प्रयास करते हैं कि भाई जिसका पहले नाम क्या था, कोई पर्वत था, उसका नाम था, अब उस पर्वत का वर्तमान में नाम क्या है। कोई नदी थी, उसके प्राचीन समय में अलग नाम था और अब वर्तमान समय में अलग नाम है। तो यहाँ पर हम इसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि पहले तो कोई स्थान था, उसका कोई अलग नाम था, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन होकर उसका वर्तमान में नाम अलग हो गया। तो इसके अंदर तुलना भी की जाती है, या ये भी किया जा सकता है कि जो पहला कोई वस्तु या स्थान थी, उसको किस नाम से जाना जाता है, या कोई क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है। तो अब ये तो हमारा एक मोटा रूप से हमने इसको अंदर देखा। लेकिन अब इसके बाद में हमारी एक अलग सी एक हमारा अगला पार्ट होगा इसी का, किसका, इतिहास के अध्ययन में भौगोलिक दृष्टिकोण। ये तो हमने यहाँ पर क्या बताया, एक मोटे मोटे तौर पर बताया। लेकिन जो हमारी अगली जो क्लास होगी, या कहें अगला जो हमारा अध्याय होगा, इसी का भाग है, उसको हम पार्ट 2 के नाम से जानेंगे, है ना। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे कि कोई पर्वत था, भारत के अंदर जो पर्वत थे, भारत के अंदर बहुत से पर्वत है, नदियां हैं, बहुत से दर्रे हैं या बहुत पर्वत है। तो इस पर्वत को पहले किस नाम से जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो नदी है, इस नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है। समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका जो पार्ट 1 था इसके अंदर हो गया। अब इसी टॉपिक का पार्ट नंबर 2 अभी जल्दी, या कहें कि हमारी जो आज शाम की क्लास है उसके अंदर मिल जाएगा। तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर, हम नहीं कहते कि हमें सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसके अंदर क्या कमी रह गई। जो कमी आप बताओगे कमेंट करके, हम उसको सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।